नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारतीय एथलेटिक्स टीम के साथ 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में जाने के लिए टीम के कोच को अपना स्कूटर, अपना कीमती सामान तक बेचना पड़ा था और दोस्तों से उधार तक लेना पड़ा था। भारत के इस महानतम एथलेटिक्स कोच की यह दर्दनाक शर्मनाक कहानी आप लोगों को बताऊं, उससे पहले ये जान लीजिए कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक क्यों जीता। तब आपको उस कोच की कहानी का मर्म पूरी तरह से समझ में आएगा। ध्यान रहे कि नीरज चोपड़ा ने 2016 में सब जूनियर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। उसके बाद से ही सरकार ने उन पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया था। पिछले 5 सालों के दौरान नीरज चोपड़ा का लगभग पूरा समय विदेशों में ट्रेनिंग करते हुए ही बीता है। उनको जेवलिन थ्रो के विश्व के सबसे महंगे और सर्वश्रेष्ठ कोचों क्लाउस बॉर्टोनिड्स, गैरी कैलवर्ट, वर्नर डैनियल की सेवाएं लगातार उपलब्ध कराई गई है। 106 मीटर भाला फेंककर एथलेटिक्स की दुनिया में किंवदंती बन चुके जेवलिन थ्रो के दुनिया के सबसे महंगे कोच जर्मनी के उवे हॉन ही नीरज चोपड़ा के हेड कोच हैं। नीरज चोपड़ा ने 2008 से ही उनकी देखरेख में सर्वाधिक समय व्यतीत किया है। इसके अलावा उवे हॉन की टीम के सदस्य जेवलिन थ्रो के कोच तथा विश्व विख्यात बायोमैकेनिक्स विशेषज्ञ क्लाउस बॉर्टोनिड्स टोक्यो ओलंपिक के दौरान नीरज चोपड़ा के साथ लगातार काम कर रहे थे। ऐसी संगत और मार्गदर्शन किसी खिलाड़ी को केवल तकनीकी रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली बना देता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निर्णायक क्षणों में खिलाड़ी की यह मानसिक शक्ति निर्णायक भूमिका का निर्वाह करती है। इनके अलावा नीरज चोपड़ा की प्रशिक्षण की तकनीकी भाषाई समस्या की बाधा दूर करने के लिए एक भारतीय कोच भी उनके साथ साई की तरह रहता था। पिछले 5 वर्षों के दौरान पूरी दुनिया में होने वाली विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में नीरज चोपड़ा को लगातार भेजा जाता रहा। परिणाम स्वरूप नीरज चोपड़ा की लगन और परिश्रम का सर्वश्रेष्ठ स्वर्णिम परिणाम भी देश को मिला। हरियाणा के एक छोटे से गांव के मध्यम वर्गीय परिवार के पुत्र नीरज चोपड़ा के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध करा पाना उनके परिवार के लिए असंभव था। नीरज चोपड़ा को जो सहायता सरकार से मिली, उस सहायता से अतीत में वंचित रहे खिलाड़ियों को भी यदि ऐसी सहायता सुविधा मिली होती तो ओलंपिक की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत को अब तक स्वर्ण समेत कई पदक मिल चुके होते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसे समझने के लिए भारतीय एथलेटिक्स के महानतम कोच इलियास बाबर की यह कहानी सुनिए। भारतीय सेना की राजपूताना रेजिमेंट में कार्यरत इलियास बाबर एथलेटिक कोच थे। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाने वाली एथलेटिक्स टीम के ट्रेनिंग के लिए NIS पटियाला में लगने वाले शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कैंप्स में वह टीम को ट्रेनिंग देते थे। मॉन्ट्रियल ओलंपिक जाने वाली भारतीय टीम में 3 ऐसे खिलाड़ी शामिल थे जिनमें ओलंपिक पदक जीतने की निश्चित संभावनाएं थी। इनमें 2 भारतीय सेना के खिलाड़ी थे। इन दोनों खिलाड़ियों को बाबर साहब ने सेना में अपनी देखरेख में तराशा था। इनके अलावा एक अन्य खिलाड़ी को पटियाला में लगे ट्रेनिंग कैंप्स के दौरान वो ट्रेन करते रहे थे। लेकिन मॉन्ट्रियल ओलंपिक जाने वाली एथलेटिक्स टीम से बाबर साहब का नाम गायब था। अतः उन्होंने अपने पैसे से मॉन्ट्रियल जाने का फैसला किया था। इसके लिए उन्होंने अपना कुछ कीमती सामान और अपना स्कूटर तक बेच डाला था, पर पैसे फिर भी पूरे नहीं हुए थे तो कुछ दोस्तों से उधार लेकर वो मॉन्ट्रियल पहुंचे थे। जबकि मॉन्ट्रियल गए उस भारतीय दल में सरकारी नौकरशाहों, तरह तरह की फेडरेशनों और एसोसिएशनों के सफेद हाथियों की एक बड़ी फौज शामिल थी। सफेद हाथियों की उस फौज का खर्च सरकारी खजाने से ही लुटाया गया था। ऐसी तुगलकी सरकारी रीति नीति के चलते वह भारतीय एथलेटिक्स टीम मॉन्ट्रियल ओलंपिक से खाली हाथ वापस लौटी थी, जिसे 2-3 पदक मिलने की संभावना 100% थी। अंत में उल्लेख कर दूं कि इलियास बाबर साहब को एशिया का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स कोच घोषित किया गया था, लेकिन साधन और सुविधाओं के अभाव में दुनिया का सबसे बेहतरीन कोच भी एक सीमा से आगे कुछ नहीं कर सकता। इलियास बाबर ने अपनी क्षमताओं के अनुरूप खिलाड़ियों को ओलंपिक पदक जीतने की देहरी तक पहुंचा दिया था।
लेकिन उस देहरी को पार करने के लिए उन्हीं साधनों और सुविधाओं की आवश्यकता होती है जो नीरज चोपड़ा को वर्तमान सरकार ने उपलब्ध कराई। अपना स्कूटर बेचकर मॉन्ट्रियल ओलंपिक जाने वाले इलियास बाबर और ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले उनके मध्यम वर्गीय शिष्य एथलीटों के लिए ऐसे साधन और सुविधाएं केवल सपना ही बने रहे। कौन थे वो एथलीट जो आज से 45 साल पहले ही भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने के द्वार पर पहुंच चुके थे? उन्हें खाली हाथ वापस क्यों लौटना पड़ा, इसका जिक्र अगले वीडियो में, जिसे जानकर आप क्रोध से उबल भी जाएंगे, अपना माथा भी पीट लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।